अच्छा, वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर है? मौसम और जलवायु में क्या डिफरेंस है? क्लाइमेट में अगर कुछ चेंज हमें पता लगता है ना, तो वो बड़े लंबे समय के बाद पता लगता है। बहुत ज्यादा समय हो जाए फिर हम कंपेयर करें कि 2010 में कैसा होता था और 2025 में कैसा होता, तब हमें समझ आता है कि हाँ, क्लाइमेट में चेंज आया है। मौसम का क्या है, सुबह दिन में और रात को अलग अलग मौसम चेंज होता रहता है। ठीक है, वो मौसम। और यानी कि वेदर। और क्लाइमेट क्या है, जब हमें कुछ लॉन्ग टर्म के बाद, हाँ, लॉन्ग टर्म के बाद हमें क्लाइमेट में अचानक से शिफ्ट देखने को मिलता है। तो आपने कई लोगों से सुना होगा, अरे हमारे टाइम पे तो इतना गर्मी नहीं होती, अभी ज्यादा है। तो ये क्लाइमेट में चेंज हुआ है। क्लाइमेट में अचानक से शिफ्ट आया है आफ्टर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। काफी टाइम के बाद क्लाइमेट में चेंज देखने को मिला। ठीक है। तो क्लाइमेट ध्यान रखना लॉन्ग टर्म में मेजर किया जाता है, शॉर्ट टर्म में नहीं। शॉर्ट टर्म में तो फिर उसे वेदर बोलेंगे, मौसम बोलेंगे। और क्लाइमेट जो है लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है। क्लाइमेट को बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। नहीं करती? कौन कौन सी? क्लाइमेट को कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं? इन्वायरमेंट करता है। इन्वायरमेंट को खुद अफेक्ट करती है बहुत सी चीज। हाँ। और बताओ भाई, थोड़ा सा तो इनिशिएट करो। क्लाइमेट पर कौन कौन सी चीजों का प्रभाव पड़ता है? जैसे डिफोरेस्टेशन हो गया, है ना। डिफोरेस्टेशन का इफेक्ट पड़ेगा। और आपका ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट पड़ेगा। अगर इनका परसेंटेज इंक्रीज होता है ना, इनकी मात्रा बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। और ये जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC, ये बढ़ जाता है। तो फिर क्या है, ये इफेक्ट करेगा। बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस में जो गैसेस आती हैं वो भी इफेक्ट डालती हैं। और इसकी वजह से जो एक वो मेजर कारण है, ओजोन लेयर वाला, है ना, वो पॉल्यूशन एक कारण है। पॉल्यूशन की वजह से भी क्लाइमेट में चेंज देखने को मिलता है। तो ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक। और फाइनली हमारे सामने रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, अचानक से क्लाइमेट में चेंज आ जाता है। ठीक है। तो एक छोटा सा डेफिनेशन नोट करें। क्लाइमेट चेंज रिफर्स टू, climate change refers to a long term shift, a long term shift in temperature, long term shifts in temperature and weather pattern, and weather pattern। तो नॉर्मल जो टेम्परेचर चल रहा है, नॉर्मल जो वेदर चल रहा है, इसमें अचानक से हमें शिफ्ट देखने को मिलता है, बदलाव देखने को मिलता है। और ये चेंज और हमें काफी लॉन्ग टाइम के बाद देखने को मिलता है, तो फिर हम उसको रिफर करते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज हुआ है। ठीक है। क्लियर है ना। तो वेदर को क्लाइमेट से रिलेट मत कीजिएगा, वेदर शॉर्ट टर्म में मेजर किया जाता है और क्लाइमेट लॉन्ग टर्म। ठीक है। और कहीं ना कहीं इसका मेजर कारण है टेम्परेचर का बढ़ना। टेम्परेचर बढ़ता है तो क्लाइमेट में डेफिनेटली चेंज देखने को आपको मिलेगा। ठीक है। तो ओजोन लेयर की वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है, डायरेक्ट अर्थ पर आती है, तो उससे क्या है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी वजह से फिर गर्मी, और फिर क्या, बहुत सारी चीजें इंटरलिंक करेंगी, जैसे कि ग्लेशियर वगैरह पिघल जाए। तो ये जो सेटलमेंट है, लैंड पर सेटलमेंट है, हमारा जो आइलैंड है, तो उनके लिए खतरा साबित हो जाएगा। बॉम्बे के लिए भी हो जाएगा, है ना। आइलैंड के लिए तो होगा, बॉम्बे के लिए भी होगा, गुजरात का कोस्टल एरिया है उसके लिए भी होगा, उड़ीसा का कोस्टल एरिया है उसके लिए भी होगा, वेस्ट बंगाल का कोस्टल एरिया है उसके लिए भी होगा।
तो अगर ग्लेशियर पिघलेंगे तो सी लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। भाई ग्लेशियर अगर पिघलेंगे, बर्फ पिघलेगी तो जो सी लेवल है, समुद्र पानी का स्तर है, वो बढ़ेगा ना, बढ़ेगा तो बीच में जो आइलैंड है वो तो डूब जाएंगे। तो ये हर चीज जो है क्लाइमेट से प्रभावित रहेगी, और क्लाइमेट में सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है टेम्परेचर। ठीक, आगे लिखें, कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के पीछे कारण क्या है? तो एक तो है डिफोरेस्टेशन, बिना बेफिक्र होके एकदम जंगलों को काटा जा रहा है। ह्यूमन बीइंग काट रहे हैं, वो चलो उनके लिए पनिशमेंट है, लॉ बने हुए हैं, लेकिन खुद गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है। पहली क्लास है क्या आपकी? तो कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज में सबसे बड़ा कारण एक है डिफोरेस्टेशन। अब डिफोरेस्टेशन अगर ह्यूमन बीइंग करता है, जंगलों को अगर ह्यूमन बीइंग काट देता है, तो उसके लिए तो बहुत सारे लॉ बने हुए हैं, उसको पनिशमेंट भी हो जाती है, पेनल्टी भी हो जाती है उसके ऊपर। लेकिन तब क्या करेंगे हम, जब गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री खुद ही अप्रूवल दे दे काटने का, तो ये तो फिर विरोधाभास हो गया ना। एक तरफ तो आप लॉ बनाकर सबको रोक रहे हो कि आप जंगलों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, और दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये अप्रूवल भी दे देती है कि आप काट दो। तो अभी आंध्र प्रदेश या तेलंगाना की बात है, जो कुछ प्लांट लगा रहे थे वहां के लोग, तो जंगलों को काटने की परमिशन दी थी कुछ, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने परमिशन दे दी, काट दो बस। क्या क्या कह दिया, जितने पेड़ काट रहे हो उससे कितना 5 टाइम्स या 10 टाइम्स कुछ बोला था, अभी याद नहीं है, कि इतना नए प्लांटेशन कर देना आप, जितने पेड़ काट रहे हो उसकी जगह पर इससे ज्यादा प्लांटेशन कर देना, नए ट्री लगा देना। अब इनसे ये पूछो, वो नए ट्री जब लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, वो कब बड़े होंगे? अभी ये तो आप एकदम तैयार हैं वो, और जो ये आपका इकोलॉजी में बैलेंस बनाने के लिए रेडी है, वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तब आप उनको काट रहे हो। तो ये तो गलत हो गया ना, कि आप ही कानून के खिलाफ जा रहे हो। आप परमिशन दे रहे हो किस लिए, कि नहीं हाँ, उनका कहना क्या है कि प्लांट्स इस्टेब्लिश होगा यहाँ पे, और एम्प्लॉयमेंट्स की अपॉर्चुनिटी आएगी, और जो है स्टेट या वो एरिया जो है डेवलप, इस वजह से हम बलि चढ़ा देते हैं हजारों पौधों को, लाखों पौधों को, लाखों को, सॉरी हजारों को नहीं, लाखों पौधों। आंदोलन किया था लोगों ने, विरोध किया उस चीज का, लेकिन रुका कहाँ है? ऑर्डर दिया है तो वो शुरू में काट तो दिए थे ना, शुरू में तो काट दिए थे। हाँ, ये हो सकता है आगे कंटिन्यू करने पर रोक लगा दी, लेकिन उस टाइम पे काट दिए थे। अब देख रहे थे आप कितने एनिमल्स, जो वाइल्ड, जो फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स हैं, इधर उधर भाग रहे थे, क्योंकि उनका तो ड्वेलिंग प्लेस है, वो तो रहते थे वहां पे। तो बहुत सारी चीजें, केवल जंगल काटने से ये नहीं है कि आप क्लाइमेट चेंज देख पाएंगे, या टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, या ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाएगा हम सबके लिए। वाइल्ड लाइफ जो कि उनका घर है, वो भी तो वो घर से बेघर हो रहे हैं, तो वो इधर उधर आएंगे तो परेशान करेंगे ना। तो ये सारी चीज, ठीक है। तो पहला मेजर रीजन है डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज। ये जो मीडियम कौन सा है आपका, हिंदी मीडियम? तो ये जो क्लाइमेट चेंज आप देख रहे हैं, जलवायु में परिवर्तन देख रहे हैं, इसके पीछे कारण है जंगलों का कटना, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन। सेकंड, जो मॉडर्न एग्रीकल्चर वाली जो टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं, वी आर फॉलोइंग मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स। तो हम एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, वी आर यूजिंग सम स्पेशल काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स, है ना। तो वो क्या है, लैंड फर्टिलिटी को भी कम करता है। शुरू में तो प्रोडक्टिविटी आपको देगा, लेकिन बाद में फिर जो है डिग्रेड कर देगा, सॉइल की जो फर्टिलिटी है ना उसको कम कर देगा, मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है उसको कम कर देगा। शुरू में हमें लगेगा कि चलो प्रोडक्शन इंक्रीज होके मिल गया, लेकिन बाद में फिर या तो ये होगा कि वो सिर्फ एक ही क्रॉप के लिए रह जाएगा, बाकी क्रॉप उसमें आप ग्रो नहीं कर सकते, या फिर होगा उसकी फर्टिलिटी डाउन हो जाएगी।
मिट्टी की। ठीक। और इसके अलावा ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, हम उद्योग पे उद्योग लगाते जा रहे हैं, औद्योगिकीकरण करते जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो ही रहा है, गांव जो है शहर बनते जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें मेजर रीजन है इसमें क्लाइमेट चेंज के पीछे। बाकी इंडस्ट्रीज का तो बहुत ज्यादा रोल है। हम जब पॉल्यूशन वाला टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, प्रदूषण वाला, तो उसमें हम देखेंगे इंडस्ट्रीज का कितना रोल है, चाहे वाटर वाटर पॉल्यूशन को लेकर हो या एयर पॉल्यूशन को लेकर हो, तो उसमें, और नॉइस पॉल्यूशन को लेकर भी हो, तो उसमें भी इंडस्ट्रीज का बहुत रोल। ठीक है, तो लिख लो, पहला डिफॉरेस्टेशन, दूसरा मॉडर्न एग्रीकल्चर पैटर्न, दूसरा है मॉडर्न एग्रीकल्चर पैटर्न, सेकंड आधुनिक कृषि पद्धति, थर्ड वन इज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण, नोट कर लिया। मेजर इम्पैक्ट क्या है, मेजर इम्पैक्ट क्या है क्लाइमेट चेंज, वही जो सबके लिए खतरा है। हाँ, डिफॉरेस्टेशन ही होता है उससे। जूम कल्टीवेशन क्या है, जूम कल्टीवेशन, हाँ वो भी कह सकते हो, घूम घूम कर खेती करना, यानी कि जैसे फसल हो गई आपकी, तो जो रिमेनिंग्स बचे उसमें आग लगा दी, जला दिया, फिर नई जगह की तलाश। तो नई जगह की तलाश, एक तो स्लैश एंड बर्निंग वही हो गया आपका कि रिमेनिंग्स में आग लगा दी, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ये इसका रिलेशन क्या है डिफोरेस्टेशन से, ये सॉइल फर्टिलिटी कम हो। ठीक है, जो घुमक्कड़ जनजाति है ना, वो क्या करते हैं, जहां रुके, जहां उन्होंने स्टे किया, वहां पे क्रॉप की फसल उगाई, और फिर उसको फसल को काटने के बाद जो बचा हुआ उसमें आग लगाया और जगह चेंज कर दी। फिर जहां गए तो जरूरी नहीं है कि वहां कल्टीवेशन के लिए लैंड मिले उनको, नहीं मिलेगी, कवर होगी, वो उसको क्लियर करेंगे, फिर जो फॉरेस्ट है, जंगल है, उसको काट देंगे, फिर वहां क्रॉप करेंगे जहां रहेंगे वो, फिर ऐसे करके, ये डिफॉरेस्टेशन का मेन कारण है, झूम कल्टीवेशन। ठीक है, ये सारी चीजें, तो ये भी इसी कैटेगरी में आता है। मेजर इंपैक्ट इसका है ग्लोबल वार्मिंग, मेजर इंपैक्ट क्या है, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, और इसी से रिलेट करता है ओजोन लेयर डिप्लीशन, इसी से रिलेट करता है ओजोन लेयर डिप्लीशन, डिप्लीशन। तो आप बताएं, ओजोन लेयर डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग में क्या रिलेशनशिप है। सनरेज डायरेक्ट अर्थ पे आती हैं, बहुत सारी डिसीजेस का कारण बनते हैं, और टेम्परेचर इंक्रीज का तो कारण बनते ही। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। हाँ। तो मेजर इफेक्ट लिख लो इसके क्लाइमेट चेंज के, दो, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन परत का, हाँ, तो ओजोन लेयर डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग, ये मेजर इफेक्ट हैं इसके। एसिड रेन आ जाएगा, एसिडिफिकेशन, तो जो एसिड रेन है, एसिड रेन क्या होता है, कुछ प्रोसेस बताएंगे एसिड रेन का। हाँ,
बाष्पीकरण जो बोल रहे वेपराइजेशन। तो क्या हुआ है, ये नाइट्रोजन और हाँ, तो ये जो है क्या है, वेपराइजेशन के जरिए, बाष्पीकरण के जरिए जो ऊपर जाती है गैसेस, फिर बारिश की फॉर्म में फिर से आ जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एसिड रेन। और एसिड रेन का इफेक्ट क्या है, हाँ, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन, जैसे ताजमहल का एग्जांपल दिया जाता है, जब भी इसके इससे रिलेटेड न्यूज आती है न्यूज़पेपर में, तो ताजमहल का पिछला फोटो एक इमेज और अब का एक इमेज दिखाया जाता है। तो वो येलो टाइप का हो गया है, थोड़ा सा डार्क येलो टाइप का, जो ताजमहल है ना अभी, वो डार्क येलो टाइप टाइप का हो गया है, पहले एकदम व्हाइट था। तो ये अंतर हम देख सकते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय के बाद ये अंतर हमें देखने को मिला। ठीक है, लिख लिया, आगे नोट कर। अगला है ग्रीन हाउस गैसेस, इसी में तो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस नोट करो, कार्बन डाइऑक्साइड, और वाटर वेपर यानी कि H2O, H2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O जिसे कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, हाँ, फिर मिथेन CH4, मिथेन को बोलते हैं CH4, और O3 तो है ओजोन, O3 ओजोन। ठीक है, ये मेजर ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिसका इंपैक्ट पड़ेगा। अब लिखें आप नेशनल प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन से संबंधित राष्ट्रीय योजना, नेशनल प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। पहला लिखें इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986, एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986। स्टॉकहोम कहां पर है, तो स्वीडन में एक जगह है स्टॉकहोम, वहां पे एक कॉन्फ्रेंस होता है टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, और यू कैन से फॉर क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस होता है स्टॉकहोम में, और ये स्वीडन कंट्री में है, और ये 5 जून को होता है। तो याद करो 5 जून को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, तो डेट थी 5 जून 1972। इस दिन स्टॉकहोम में, हाँ जी, किसका, कॉन्फ्रेंस का 72 ही है, 72 है। तो 5 जून 1972 को स्टॉकहोम एक प्लेस है, कहां पर, स्वीडन में, यहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस होती है रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। तो वहां पे जो डिसीजन लिए जाते हैं कि हर कंट्री जो है कुछ ना कुछ एफर्ट करेगी क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में, तो उसी के बिहाफ पर, उसी के रिजल्ट के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बनाया इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986।
तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986 का शुरुआत स्टार्टिंग किस बिहाफ पे हुई थी, कहां से मोटिवेट हुए थे करने के लिए? तो 5 जून 1972 को स्टॉकहोम स्वीडन में एक कॉन्फ्रेंस होती है रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट। तो इसके बिहाफ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986 लेकर आई। ठीक है, आगे नोट करें। पर्पस क्या था इसका? जो इन्वायरमेंट में क्या कहेंगे उसको, ऐसे केमिकल्स जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हार्म कर रहे हैं, उन केमिकल्स को कंट्रोल करना। तो टू कंट्रोल, लिखें पर्पस इसका, पर्पस टू कंट्रोल सम डेंजरस केमिकल्स और हार्मफुल केमिकल्स which directly or indirectly affect the environment। ऐसे केमिकल्स जो कि हार्मफुल हैं उनको कंट्रोल करना, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं एनवायरमेंट को। सेकंड, टू मेक पॉल्यूशन फ्री इकोसिस्टम, टू मेक पॉल्यूशन फ्री इकोसिस्टम, प्रदूषण मुक्त पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, प्रदूषण मुक्त पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, टू मेक पॉल्यूशन फ्री इकोसिस्टम। इस डेट से अक्रॉस द कंट्री ये इंप्लीमेंट कर दिया गया। इस एक्ट का इंप्लीमेंटेशन कब से हो गया? 19 नवंबर 1986 अक्रॉस इंडिया। अगला लिखें नेशनल एक्शन प्लान 2008, नेशनल एक्शन प्लान 2008। इसी आफ्टर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986, नेक्स्ट वन इज नेशनल एक्शन प्लान 2008, ऑल्सो नॉन एज NAPCC। इसी को हम बोलते हैं NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो जो नेशनल एक्शन प्लान 2008 है, इसी का दूसरा नाम है NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑल्सो नॉन एज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, किस नंबर का बताएं? SD सही है। 13 नंबर का, पिछली क्लास एक क्लास हुई है इसकी, लास्ट क्लास में हमने सतत विकास लक्ष्यों के बारे में पढ़ा था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने थे? 17। तो उसमें से क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो गोल रखा गया है क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है, तो उसी के बिहाफ पर, उसी को इम्प्लीमेंट करते हुए ये एक्शन प्लान इशू किया गया, एक्शन प्लान जारी किया गया, जिसमें पूरी कोशिश की जाएगी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, जो भी पार्टिसिपेटेड कंट्रीज हैं, उन्होंने अपना इंडिविजुअल टारगेट सेट किया है कि हम 2030 तक कोशिश करेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम अचीव कर लें। तो सतत विकास लक्ष्यों का ज्यादातर हिस्सा हम
जो है हासिल कर लें, लक्ष्य की प्राप्ति कर लें, ऐसी हम कोशिश करेंगे 2030 तक, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में शुरू हुए, 2030 तक चलेंगे। इन 15 सालों में हमें टोटल 17 गोल्स को अचीव करना है। अब देखते हैं कितना कर पाते हैं। तो उसी के बिहाफ पर जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये प्लान इशू किया गया था, नेशनल एक्शन प्लान 2008। इसी को हम NAPCC बोलते हैं। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है? पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो वो आप बोल आए। अगला लिखें, थर्ड। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जो नए वाले क्वेश्चन दिए थे वो लगा के आप सॉल्व किए थे ग्रुप में, मैडम भेजे हो जो लास्ट वाली यूनिट थे, उसको करो, हाँ कंप्लीट करो, उसमें वो अपडेट करके साथ नए वाले जो आपको एग्जाम एग्जाम टाइम पे दिए थे ना, उसमें कंप्लीट नहीं थे। हाँ, हाँ उसमें कंप्लीट नहीं थे, लेकिन फिर ये बाद में आप सब लोगों को जो दिए यूनिट खत्म होते ही, तो उसमें अपडेट कर। 2008 में आया, ईयर लिखना है इसका 2008। पर्पज यही है, टू डेवलप न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स, फसल की नई वैरायटी विकसित करना, फसल की नई किस्म विकसित करना, टू डेवलप न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स, फसलों की नई वेराइटीज को डेवलप किया जाए। क्या? नहीं, वो कई में इंक्लूड है, इंडिविजुअल नहीं। हाँ, कई सारे। ये नई क्रॉप की वैरायटीज डेवलप करने की जरूरत क्या पड़ गई? हाँ, इंसेक्ट से रेजिस्टेंस तो ठीक है, वो भी है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है जब डेवलप की जाती है। एक है, आज के टाइम पे प्रेजेंट एरा में ऐसी क्रॉप की वैरायटी की जरूरत है जो ग्लोबल टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सके। सपोज करें आप, अगर ग्लोबल टेम्परेचर और इंक्रीज होता रहा, तो जो करंट की वेराइटीज हैं क्रॉप्स की, वो तो इस लायक नहीं है ना कि वो ग्लोबल टेम्परेचर को झेल सकें। फसल खराब हो जाएगी पूरी, वो चल ही नहीं पाएगी। तो ग्लोबल टेम्परेचर को से अपने आप को बचा सकें, ऐसी क्रॉप की नई वेराइटीज डेवलप कर, ये इसमें मकसद रखा गया। क्योंकि देखो अब उसको अल्टीमेट हम केवल कंट्रोल कर सकते हैं, रोक नहीं सकते उसको, ओजोन लेयर वाले को जो डायरेक्टली रेज आ रही है अर्थ पर, उसको हम क्या रोक सकते हैं? क्या ह्यूमन के लिए पॉसिबल है वहां जाके रोकना? उसको नहीं पॉसिबल है। बस इतना कर सकते हैं हम कि इतना जो बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, ये आगे रैपिडली इंक्रीज ना हो, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, उसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन जिस स्पीड से इंक्रीज हो रहा है, उस स्पीड से इंक्रीज ना हो, बहुत टाइम बाद थोड़ा सा चेंज देखने को मिले, क्योंकि पूरी तरह से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। क्या आप इंडस्ट्रीज को बंद कर दोगे? कौन सी कंट्री है जो इंडस्ट्रीज को बंद कर देगी? नहीं करेगी। क्या आप जो नई टेक्नोलॉजी बेस्ड व्हीकल्स आ रहे हैं, जैसे टेस्ला मार्केट में है, तो वो तो पता ही है आपको कैसे कैसे व्हीकल बनाते हैं, तो क्या हम इनको रोक सकते हैं? इनको रोकेंगे तो फिर तो सारे देश बर्बाद हो जाएंगे, इकोनॉमी एकदम जमीन पे आ जाएगी।
तो हम जो है रोक तो नहीं सकते, लेकिन बस कंट्रोल कर सकते हैं कि पहले ज्यादा नुकसान पहुंच रहा था जो इंडस्ट्रीज की एक्टिविटीज के क्लाइमेट को, अब कम नुकसान पहुंचे, बस इतना कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं, जो करना था हम कर चुके पहले ही, अब कुछ नहीं कर सकते। हमें बढ़ाना था तो हम बढ़ा चुके, अब कंट्रोल कर सकते हैं बस, और वो भी बहुत कम इस लेवल पे, इतना नहीं कि हम उसको रोक ही दें, नहीं रोक सकते। ठीक है, तो टू डेवलप न्यू वेराइटीज विच, जो वेराइटी क्रॉप्स, सॉरी हाँ, वेराइटी ऑफ क्रॉप्स जो अपने आप को क्या कर सके, हाँ, जो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, उसमें वो घुल मिल जाए, उसी के अकॉर्डिंग वो डेवलप हो जाए क्रॉप, नुकसान ना पहुंचे ग्लोबल टेम्परेचर का उसके ऊपर। समझ आ रहा है? हाँ जी, आया? तो क्या पर्पज है इसका? व्हाट इज द पर्पज ऑफ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? क्रॉप की नई वैरायटी डेवलप करना। आगे लिखें, नेशनल सोलर मिशन। नेशनल सोलर मिशन कब आया? नेशनल सोलर मिशन 2010। तो नाम से ही इंडिकेट हो रहा है टू प्रमोट सोलर एनर्जी, तो पर्पज है इसका टू प्रमोट सोलर एनर्जी। नेशनल सोलर मिशन में मेन प्रायोरिटी पे था सोलर एनर्जी, लेकिन अलोंग विथ सोलर एनर्जी जितने भी रिमेनिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन पर काम करना। रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसे कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? रिन्यूएबल रिसोर्सेज को नवीनीकरण, क्या कहेंगे इसको? नवीनीकरण। नवीनीकरण जो ऊर्जा के संसाधन है उन पर काम करना। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब है जिनको रिन्यू किया जा सके, रिन्यू किया जा सके, जैसे कि सोलर एनर्जी है, खत्म होगी, और ये टाइडल एनर्जी है, तो ये रिन्यूएबल सोर्स हैं एनर्जी के। तो हाँ, अब पूरी दुनिया ना शिफ्ट कर रही है अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे। दिल्ली में तो आई थिंक डीजल और पेट्रोल के व्हीकल नहीं चलते ना, ये बसेस वगैरह तो नहीं चलती ना कोई, अब तो नहीं चलती बसेस दिल्ली में, इलेक्ट्रिक हो गई हैं और सीएनजी वाली है। दिल्ली में तो बंद है प्रॉपर, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलती हैं चीजें वो प्रॉपर बंदी है, वो डीजल और पेट्रोल वाली नहीं। पर्सनल तो नहीं कह रहा मैं पब्लिक वाली कह रहा हूँ, सरकार की तरफ से जो चल रही है। हाँ। तो अभी दिल्ली के अलावा कुछ ही सिटी है ऐसी जहाँ पे ये चीजें हुई हैं, लेकिन बहुत सी सिटी है जहाँ पे इम्प्लीमेंट करना बाकी है। तो अगर ओवरऑल हम काम करने लगेंगे तो कोई थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, कंट्रोल तो नहीं कर पाए। ठीक है, आगे लिखें। अच्छा, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, JLN नेशनल सोलर मिशन हो गया। JLN नेशनल सोलर मिशन, जवाहरलाल नेहरू लेगेसी चली आ रही। फिर लिखे नेशनल वाटर मिशन 2011। नेशनल वाटर मिशन 2011 6 अप्रैल 2011 को आया। 6 अप्रैल 2011, 6 अप्रैल 2011 को आया। क्या काम था? फॉर एग्जाम्पल
हम जितना वाटर यूज करते हैं, सबका अलग अलग हो सकता है, तो जितना परसेंट हम पूरे दिन में वाटर यूज करते हैं उसका एटलीस्ट 20% हम कम यूज करें। तो टू सेव 20% ऑफ वाटर ऑन डेली बेसिस। ये सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा, डिफरेंट डिफरेंट फॉर सभी के लिए अलग अलग होगा। तो आप जितना यूज करते हैं वाटर इन अ डे, तो यू शुड सेव एटलीस्ट 20% आउट ऑफ इट। तो ये टारगेट रखा गया कि सबको जो है अब पहले जितना खर्च करते थे वाटर उसका 20% सेव करना है, यानी कि 20% कम यूज करना है कंपैरिजन में लास्ट टू। ठीक है, तो ये ऐसा सब करेंगे तो थोड़ा थोड़ा इसका इम्पैक्ट अगर प्लस करेंगे, टोटल करेंगे इसका, तो इम्पैक्ट ज्यादा दिखेगा। तो ये नेशनल वाटर मिशन था, 2011 में आया। इसका अल्टीमेट उद्देश्य यही था, पर्पज यही था कि 20% वाटर को सेव कर। क्लियर है? आगे ले, नेशनल ग्रीन इंडिया मिशन। नेशनल ग्रीन इंडिया मिशन 20 फरवरी 2014, 20 फरवरी 2014, 20 फरवरी 2014, 2014। इसका पर्पस है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों को बचाना, सेफ करना। मोदी गवर्नमेंट लेकर आई इसको, और मोदी गवर्नमेंट ही परमिशन दे रही है। यानी कि उन्हें बताना पड़ेगा कि आपने एक लॉ भी बनाया है, आपको याद है? तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट दो चीजों से जरूरी है जो इस मिशन में बताया गया, कि अराउंड 3 मिलियन पीपल का ड्वेलिंग प्लेस है फॉरेस्ट। लगभग 3 मिलियन लोगों का घर है वो। और उनका जो क्या कहते हैं उसको, फूड, डिपेंडेंसी ऑफ फूड, वो किस पर है? फॉरेस्ट पर है। तो लगभग 3 मिलियन पीपल और उनकी फूड की डिपेंडेंसी ऑन फॉरेस्ट, और तीसरा फॉरेस्ट, इन सबको कंजर्व करना नेशनल ग्रीन इंडिया मिशन के अंडर में आए। ठीक है, तो हमारा खाना पीना फूडिंग किस पे डिपेंड है? यहाँ पे। अरे यहाँ पे थोड़ी ना, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में रहने वालों का तो फूड की डिपेंडेंसी फॉरेस्ट पर है, तो हमें उनको कंजर्व करना है। हमारी तो अलग है, हमें तो यही मिल जाता है। ठीक है, वो डायरेक्ट लेते हैं फूड फॉरेस्ट से। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट जो कि बेनिफिशियल रहेगा किसके लिए? ऐसी ट्राइबल पीपल या ऐसी पॉपुलेशन जो फॉरेस्ट में रहती है, और जो जिनकी फूड, जो फूड है वो पूरी तरह से कंप्लीटली डिपेंडेंट है फॉरेस्ट पर, तो उसको हमें कंजर्व करना है जिससे सबको बेनिफिट हो, एटलीस्ट उस फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट एरिया को, और वहां पे रहने वाले लोगों को। ठीक है, आगे लिखें। अब हेडिंग पुट करें, एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। भारत में पर्यावरण से संबंधित संस्थाएं। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो।
वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो एक एक्ट आया था इंडिया में, WPA 1972, याद है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो आप लिखेंगे कि WCCB सेटअप अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये जो WCCB सेटअप की गई बॉडी, ये किस एक्ट के अंडर में है? तो ये वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सही है ना? वन्यजीव ही है ना? तो वाइल्ड लाइफ पे जो क्राइम होता है, क्राइम इन द सेंस कि उनको पकड़ के बेच दिया और उनकी चमड़ी का इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो जो इलीगल तरीके से करते हैं, तो उन पर कंट्रोल पाने के लिए ये अलग से बॉडी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, और इसको सेटअप किया गया है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये WPA 1972 एक एक्ट है जो कि इंडिया की पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया। ठीक है, तो भारत में कानून है ये वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972। याद रखेंगे, क्रोनोलॉजी में अरेंज करने को आता है तो ईयर याद रखेंगे, इसका क्रम में अरेंज करने के लिए पूछा जाता है। अगला लिखें, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये भी अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो इंडिया के होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज चेयरमैन ऑफ NTCA। भारत के जो पर्यावरण मंत्री होते हैं ना, वही इसके अध्यक्ष कहलाते हैं। कौन है इन्वायरमेंट मिनिस्टर वैसे? अभी चेक करो, करंट इन्वायरमेंट मिनिस्टर। भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव बता रहे। तो करंट इन्वायरमेंट मिनिस्टर, इसको, ये जो मिनिस्ट्री है ना, इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट क्लाइमेट, हाँ, MEOFCC। ये पूरे मिनिस्ट्री का नाम है, हम पर्यावरण मंत्रालय तो बोल देते हैं, पूरी मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ऑफ एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये पूरा एक, हाँ, क्लाइमेट चेंज को मर्ज कर दिया है। पहले क्लाइमेट चेंज का ना अलग से देखा जाता था, फिर इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री में ही मर्ज कर दिया है, इसलिए ये बड़ा हो गया। तो ये आई थिंक पूरा पूरा टेक ओवर करके बैठे होंगे भूपेंद्र यादव, है ना? MOEF 2006 में, सॉरी 2006 में इसकी शुरुआत हो गई। NTCA 2006 इस्टेब्लिश हुआ। क्या हुआ है? ना ना, अरे मिनिस्ट्री की नहीं कह रहा मैं, अथॉरिटी की बोल रहा हूँ। और मिनिस्ट्री तो तब से होगी जब से देश चल रहा है। ये इसका बॉडी का बता रहा हूँ, 2006।
आगे लिखें बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, BSI। बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1890 में स्टेब्लिश हुआ था ये, 1890 कैलकाटा, 1890 189 कैलकाटा में शुरुआत हुई थी इसकी। ये इंडियन प्लांट्स जो है, इंडिया में जो प्लांट्स हैं उनका एक रेड डेटा बुक इशू करता है। तो बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिलीज रेड डेटा बुक related to Indian plants only. Red. Red data book related to Indian plants. एक वो स्पेसीज की रेड डेटा बुक इशू होती है ना, वो स्पेसीज का एंडेंजर्ड स्पेसीज। हाँ हाँ हाँ, ये स्पेशली जो सब कैटेगरी काउंट कर सकते हैं, इसमें प्लांट्स वाला स्पेसीज होगा, ठीक है। और उसमें तो एनिमल्स वगैरह की भी जारी करते हैं, ये स्पेशली प्लांट्स का है। यानी कि कौन सी प्लांट्स की प्रजातियां हैं जिन पर खतरा है और जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए। तो ये वो डेटा बुक इशू करते हैं, एक लिस्ट इशू करते हैं, लिस्ट जारी करते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि कौन कौन से इंडियन प्लांट्स हैं जिन पर आगे खतरा मंडरा रहा है। कौन करता है उसको? हाँ, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। जो वो रेड डेटा बुक जारी होती है ना एनिमल की एंडेंजर्ड स्पीसीज वाली, वो IUCN करता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये एनिमल की जो एंडेंजर्ड स्पीज है, यानी कि जिन पे खतरा है, ऐसी स्पेसीज एनिमल्स की जिन पे खतरा है और वो लुप्त हो सकती हैं, आगे गायब हो सकती हैं, तो उनके लिए IUCN रेड डेटा बुक जारी करता है। और बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंडिया के जो प्लांट्स वाली स्पेसीज हैं उनके लिए एक रेड डेटा बुक जारी करता है। समझ गए? रेड डेटा बुक का मतलब ही समझ लो, रेड मतलब खतरा है उनके ऊपर, जिनका नाम इसमें आ गया। तो ये जो है इंडियन प्लांट्स के से रिलेटेड है केवल, और वो ओवरऑल है, वो उसमें वाइल्ड लाइफ वगैरह एनिमल्स वगैरह सब आते हैं। उसी से तो हमें पता लगता है जब IUCN की लिस्ट जारी होती है ना, जो लिस्ट इशू होती है, उससे ही हमें पता लगता है कि कौन सी बर्ड्स की प्रजाति है, स्पीसीज है जिसपे खतरा है, कौन सी एनिमल्स की, कौन सी टाइगर की, ये सब हमें उसी से पता लगता है। आगे लिखें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये किससे रिलेटेड है? सेम टाइम पर कैलकाटा में बनाइए। किसमें? एनिमल्स, एनिमल्स। हाँ, आप ये बोल सकते हो वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ, उनके कंजर्वेशन। जैसे वो चलता है ना इंडिया में, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया चलता है, वो क्या करता है? कुछ नहीं करना जाने के। तो अभी रेड फोर्ट को कोई नुकसान पहुंचा है तो वो आ जाएगा। तो जो मॉन्यूमेंट्स है ना, वो ही तो देख रेख करेंगे ना।
अब कुछ हुआ उसका, चोरी हुई है, कुछ एक्शन हुआ? देखा नहीं। रेड फोर्ट में चोरी हो गई है ना, कुछ हुआ, एक्शन हुआ, पता लगा कुछ? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों ने किया हो। हम्म? आगे लिखे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। क्या चोरी हुआ था वैसे? ले गया, ये पता था वो ले गया है, बाद में पकड़ा गया। लिखे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट लिखे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर देहरादून, 1987। हेडक्वार्टर देहरादून 1987। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसी मंत्रालय के अंडर में आता है, फॉरेस्ट से, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड। आगे लिखे नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, एनबीए, 2003, चेन्नई हेडक्वार्टर। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी 2003, हेडक्वार्टर चेन्नई। इस बिहाफ पे इसको बनाया गया था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। फिर लिखें सेंट्रल जू अथॉरिटी। सेंट्रल जू अथॉरिटी, वही 1972 का कौन सा एक्ट आया था? तो बेस्ड ऑन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। हेडक्वार्टर दिल्ली, चेयरमैन एनवायरमेंट मिनिस्टर। ठीक है, क्या हुआ, क्या हो गया? अच्छा, पीछे वाले वो क्वेश्चन लगाए थे घर पे, लग किए थे? अभी नहीं। अगला लिखे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, AWBI। 1962, हेडक्वार्टर बल्लभगढ़ हरियाणा। क्या हुआ, बल्लभगढ़ वाले खुश हो गए? बल्लभगढ़ हरियाणा। तो एनिमल्स पे जो क्रूएलिटी होती है, अत्याचार,
किसी भी प्रकार का प्रताड़ित किया जाता है उनको, तो उसके लिए ये काम करता है एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कहीं पर किसी जानवर को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो अगर एक कंप्लेंट करेंगे तो फिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी उस पर एक्शन लेना। तो एक क्रूएलिटी प्रिवेंशन एक्ट आया था 1962 का चल रहा है, उसके बिहाफ पर ये बोर्ड बनाया। आगे लिखें। तो ये तो हमने इंडिया में कुछ अथॉरिटीज बनाई गई, इस्टेब्लिश की गई, जिनका पर्पज सिर्फ एक ही था, क्या था? एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको प्रोटेक्ट करना, यही था। अगर समराइज वे में बात करें तो ऑल इंस्टीट्यूशन दैट वी हैव स्टडीड, इन सब का उद्देश्य क्या था? एनवायरमेंट या एनवायरमेंट से कहीं ना कहीं कोई चीज रिलेट कर रही है उसको प्रोटेक्ट करना। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे क्या एफर्ट्स हुए हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को लेकर, या क्लाइमेट चेंज को लेकर, या पूरा ओवरऑल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर। तो हेडिंग, हाँ, हेडिंग पुट करें इंटरनेशनल एफर्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, जलवायु परिवर्तन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। तो जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल, नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कदम उठाए गए, क्या प्रयास किए गए, उनके बारे में। तो अब सुना होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह, हाँ, ये सब इसी में आए। सबसे पहले लिखें स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। ये पूरी दुनिया में, ध्यान रखना, पूरे वर्ल्ड में अगर इन्वायरमेंट, क्लाइमेट और इससे रिलेटेड अगर कोई कॉन्फ्रेंस हुआ है पहली बार, फर्स्ट टाइम, देन वो फर्स्ट टाइम होने वाला कॉन्फ्रेंस है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, स्वीडन में हुआ। ये पहला है। इससे पहले इन्वायरमेंट को लेकर कंसर्न कोई नहीं था, किसी को चिंता नहीं थी इन्वायरमेंट को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर कोई चिंता नहीं करता था। ये पहली बार हुआ था पूरे वर्ल्ड में जब इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज को समझा गया कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे मेजर प्रॉब्लम है, ये इसको लेकर कुछ करना पड़ेगा। देन फर्स्ट टाइम ये कॉन्फ्रेंस होती है जहां पर जो कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो आप फर्स्ट स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 लिख लो। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस टू एड्रेस एनवायरमेंटल इशू, पर्यावरण से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए यह पहली विश्व स्तर की सम्मेलन था। फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस टू एड्रेस environmental issues, first global conference to address environmental issue, स्टॉकहोम, स्वीडन। ठीक है, यहां से शुरुआत हो जाती है। तो याद करो, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, जैसे ही ये ग्लोबल लेवल की कॉन्फ्रेंस होती है 1972 में, तो इंडिया में कौन सा एक्ट पास किया जाता है? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 19, कौन सी ईयर में था? नहीं, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट किस ईयर में आया? एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986 है, लेकिन ये बनाया गया कहां से मोटिवेट होके? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, ये याद रखना है। तो पहले विश्व स्तर पर एक सम्मेलन हुआ, इससे संदेश मिला दुनिया के देशों को कि हर देश को अपने अपने स्तर पे जो है प्रयास करने होंगे, इनिशिएटिव लेने होंगे टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज और टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज, ऐसे इश्यूज विच कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हार्म द एनवायरमेंट। तो ऐसा ये मोटिवेशन या मैसेज कहें, ग्लोबल मैसेज सभी कंट्रीज को गया, और फिर उन्होंने अपनी अपनी कंट्री में डोमेस्टिक लेवल पर वहां की गवर्नमेंट्स ने
खुद से लॉ पास किए, कानून बनाए और गाइडलाइंस कुछ जारी की, गाइडलाइंस इशू की, जिससे लोगों को कंट्रोल में लिया गया कि वो इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान न पहुंचाएं और उन पर कंट्रोल लगाया गया। तो इसी सीरीज में इंडिया हैज टेकन अ इनिशिएटिव और वो था इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986। किस पर बेस्ड था ये? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, जो कि फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस था टू एड्रेस एनी काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो पर्यावरण से संबंधित किसी भी मुद्दे के समाधान हेतु जो सम्मेलन हुआ, जहां पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, भागीदारी निभाई, वहां पे ये फैसला लिया गया। तो फिर बाद में कंट्रीज ने अलग अलग अपने डोमेस्टिक लेवल पे, नेशनल लेवल पे बहुत सारे एक्ट पास करके और आगे काम शुरू करो। क्लियर है? वो बना हुआ, वो वाइल्ड लाइफ के, वो वाइल्ड लाइफ के, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट केवल वाइल्ड लाइफ के लिए था, जो इंडिया में बना था 1972 में, WPA। वो बहुत बड़ा एक्ट है और उसमें बहुत सारे प्रोविजन है, तो वो बेस वही था स्टार्टिंग। तो ये पहला ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है। नाउ कम टू सेकंड वन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, 1987। ये ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर। तो ये एक इंटरनेशनल ट्रिटी थी, अंतरराष्ट्रीय समझौता था टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन हो रहा है, तो उस ओजोन लेयर को बचाना, ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है उसको बचाना, ये इसका उद्देश्य था। और ये इंटरनेशनल ट्रिटी थी सभी देशों के। उसके बाद इस बात लिखें, 16 सितंबर 1987 को सभी देश एग्री हो गए थे। 16 ऑफ सितंबर 1987। कल का दिन निकल गया ना, 16 का। तो 16 ऑफ सितंबर 1987 को ऑल कंट्रीज एग्रीड टुगेदर एंड डिसाइडेड टू टेक इनिशिएटिव रिगार्डिंग और बेस्ड ऑन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो सभी देश जो है एग्री हो गए थे कि जी हाँ, हम सपोर्ट करेंगे इसको और अपनी अपनी कंट्री में हम काम करेंगे। आपके जो भी गाइडलाइंस और रूल्स रेगुलेशन होंगे, वी विल इम्प्लीमेंट इन अवर कंट्री। तो हम अपने देश में इसको लागू करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन इसका हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का 1 जनवरी 1989 से। इम्प्लीमेंटेशन, हाँ, 1 जनवरी 1989 से इस एक्ट को या इसकी गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। एटी नाइन। तो जब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ ना, कब हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? उस टाइम पर कौन सी कंट्रीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस इंटरनेशनल ट्रीटी में? तो आप ऐसे याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशंस के सभी मेंबर, ऑल मेंबर्स फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस प्लस यूरोपियन यूनियन, क्योंकि यूरोपियन यूनियन अपने आप में कंट्रीज का ग्रुप है। तो यूनाइटेड नेशंस के सभी मेंबर, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य और यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ के सभी सदस्य। तो ऐसे टोटल हो रहे थे लगभग 198 मेंबर ने पार्टिसिपेट किया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में और एग्री हुए थे और रेटिफाई किया था अपने सिग्नेचर से कि वी आर एग्री। ठीक है, और फिर इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं 1 जनवरी 1989 को। तो जो भी रूल्स रेगुलेशन इसमें डिसाइड किए गए, वो रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाती है 1 जनवरी 1989। क्लियर है? इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों कह रहे हैं? मॉन्ट्रियल जगह है कनाडा।
तो लिख लो मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा, वहां पे ये साइन हुआ है, वहां पे ये मीटिंग। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, CFC, जितना नाम छोटा है उतना ही खतरनाक है ये। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो एमिशन हो रहा है, यानी जो रिलीज हो रहा है, उसमें फोर्थ कमिंग जो ईयर है, आने वाले 10 साल हैं, उसमें क्लोरोफ्लोरो का जो रिलीज हो रहा है, उसमें जो है उसको डिक्रीज करना है। ये अल्टीमेट उद्देश्य रखा गया था, पर्पस, कि जो भी सोर्स हो जहां से क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज हो रहा है, तो आने वाले 10 ईयर्स में हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कटौती करेंगे, उसको डिक्रीज करेंगे। ठीक है, ये इसका मॉन्ट्रियल का अल्टीमेट एम रखा, समझ गए। और जो हेलोजन है, हेलोजन गैस से जो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते थे, उन पर भी कंट्रोल करने की बात कही। क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कटौती, डिडक्शन, और हेलोजन वाले जो प्रोडक्ट हैं, हेलोजन गैस वाले जो प्रोडक्ट हैं, उनको पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए, कंप्लीटली कंट्रोल ऑन हेलोजन, वो प्रोडक्ट मेड बाय हेलोजन गैस। हेलोजन गैस का यूज करके जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, उन पर कंप्लीटली कंट्रोल करना, प्लस क्लोरोफ्लोरोकार्बन को आने वाले 10 साल में उसको कटौती करना, डिडक्ट कम करना, डिक्रीज करना। आया समझ। तो समराइज करेंगे इसको, व्हाट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जी, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ओके, अब लिखें रियो समिट। अगला है रियो समिट। रियो समिट, इसी को बोलते हैं फर्स्ट अर्थ कॉन्फ्रेंस। तो रियो समिट कहें आप, या कहें आप फर्स्ट अर्थ कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट अर्थ कॉन्फ्रेंस। तो रियो क्यों बोल रहे हैं इसको, ब्राजील में एक जगह है रियो डे जेनेरियो, है ना, तो वहां पे ये होती है। ब्राजील का एक लोकेशन है रियो डे जेनेरियो, तो वहां पे ये होती है, इसलिए इसको रियो समिट बोल रहे हैं। ठीक है। अब फर्स्ट अर्थ समिट, रियो समिट, दोनों एक ही नाम है, कभी चेंज करके पूछ लेता है, कभी रियो के नाम से पूछ लेता है, आगे देखेंगे हम। आगे लिखे आप, इसका आउटकम क्या निकला, यानी कि ये जो मीटिंग हुई ब्राजील में, रियो समिट जिसे बोल रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या निकला। क्या कन्वेंशन हुआ, कौन सा। दुनिया में सभी देश रियो समिट के बिहाफ पर एनवायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी इनिशिएटिव लेंगे, उनको फंड प्रोवाइड करने के लिए क्या बना,
यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये बना, इसको ये बोलेंगे, आप लिखो ये आया आउटकम्स। कौन से? हाँ 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 डॉक्यूमेंट्स, हाँ देख रहे हैं अभी, देख। और जो फंड जो बना था वो फंड कौन सा बना था? वर्ल्ड सिक्योरिटी फंड बना था, WSF। ये फंड जिस कंट्री को जरूरत है उसको ये यहाँ से फंड भी प्रोवाइड किया जाएगा, वर्ल्ड सिक्योरिटी फंड। किसका? 92, 1992। किसका? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तीन इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नोट करें आप जो इस टाइम पे रिलीज किए गए थे अंडर रियो समिट। थ्री इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, थ्री इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अंडर रियो समिट 1992। पहला डॉक्यूमेंट जिसका नाम था रियो डिक्लेरेशन, पहला डॉक्यूमेंट रियो डिक्लेरेशन। इसमें टोटल 27 रूल्स आप कह सकते हैं या प्रिंसिपल्स कह सकते हैं, 27 रूल्स या प्रिंसिपल्स जो हेल्प करेंगे किसमें? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंट्रीज की हेल्प करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में। रियो समिट के अंडर में तीन इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट रिलीज किए गए थे जिसमें गाइडलाइंस थी। उसमें एक डॉक्यूमेंट है जिसको बोला जा रहा है रियो डिक्लेरेशन। इसमें 27 प्रिंसिपल्स इंक्लूड है, तो 27 ऐसे सिद्धांत बताए गए हैं। तो ये दोज प्रिंसिपल विल हेल्प कंट्रीज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि पर्यावरण में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको बिना वेस्ट किए, बिना बर्बाद किए आप कितना अच्छे से अच्छे तरीके से उनका यूज कर सकते हैं, ये उसमें बताएं। तो अगर हम विदाउट वेस्टिंग एनी रिसोर्सेज हम उनका यूज करते हैं तो यही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। भाई जितना हमारी रिक्वायरमेंट है उतना हम यूज कर लें, बाकी हम उसको केयर टेकर की तरह रहे, हम उसको संभाल के रखें आगे के लिए। तो 27 प्रिंसिपल्स जो कंटेन करता है डॉक्यूमेंट दैट इज रियो डिक्लेरेशन, और ये हेल्प करेगा और सभी कंट्रीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सेकंड डॉक्यूमेंट का नाम लिखें एजेंडा 21। एजेंडा, एजेंडा 21, एजेंडा 21। अब इसमें जिस प्रकार प्रिंसिपल्स बताए गए थे, एजेंडा 21 में एक्शन प्लान है कि इनको इंप्लीमेंट कैसे करना है। आप ऐसे समझिए, इसमें थ्योरी और उसमें प्रैक्टिकली वो मेथड्स बता दिए, आपको तरीके बता दिए कि आपको कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ना। एक्शन प्लान आप ऐसे लिखें, एजेंडा 21, एजेंडा 21 कंटेन एक्शन प्लान, एक्शन प्लान ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर कंट्रीज।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एक्शन प्लान शामिल है इसमें सभी कंट्रीज के लिए, कैसे हम उसको अचीव करें। एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ऑल कंट्रीज। लास्ट में लिखा है एक डॉक्यूमेंट दिया था इन्होंने फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स के नाम से। फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स तो इसमें सिर्फ यही था कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को कंजर्व करने के रूल्स रेगुलेशन और जो आपकी लिमिट्स लगाई गई थी कुछ वो। अगला लिखें CBD 1992 कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी CBD 1992। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी 22 मई 1992। 22 मई 1992 लोकेशन वही है रियो डे जेनेरियो ब्राजील। ठीक है, आगे लिखें इसमें गोल्स क्या रखे गए। जो CBD 1992 है इसमें उद्देश्य क्या रखे गए। तो पहला तो कंजर्वेशन, फर्स्ट है कंजर्वेशन। किसका कंजर्वेशन, लाइफ का। अब लाइफ ध्यान रखना, प्लांट्स होंगे उसमें, एनिमल्स भी होंगे, ह्यूमन बीइंग्स भी होंगे, फंगी भी होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होगा, सबकी लाइफ को कंजर्व कर। तो पहला पॉइंट लिखें कंजर्वेशन, इसी में लिखें किसका कंजर्वेशन, लाइफ का। किसकी लाइफ का, तो प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबकी लाइफ का कंजर्वेशन। ये गोल था इसका। सेकंड लिखें सस्टेनेबल यूज, सतत प्रयोग। तो इन्वायरमेंट में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका यूज आपको ऐसे करना है कि उसका निगेटिव इंपैक्ट इन्वायरमेंट पे ना पड़े। समझ रहे हैं, सस्टेनेबल यूज यानी कि आप इन्वायरमेंट से ही तो ले रहे हो उन रिसोर्सेज को और फिर उनका यूज कर रहे हो तो बदले में इन्वायरमेंट को ही हार्म पहुंचे, ऐसा ना हो। तो हमें क्या करना है, सस्टेनेबल यूज करना है। जो भी रिसोर्सेज हैं उनका जो यूज है आप तब तक करो जब तक कि वो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर रहे हैं। अगर वही रिसोर्सेज जिनका आप यूज कर रहे हो वो इन्वायरमेंट को हार्म करने लगे फिर ये सस्टेनेबल यूज नहीं कहलाए। ठीक है, फिर ये सस्टेनेबल यूज नहीं कहलाए। तो जब तक हार्म नहीं कर रहे हैं आपका, आप जिन रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं तो आपका ये यूज करने की जो एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो ये एक्टिविटी जब तक इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर रही है तब तक बेटर है। अगर हार्म करने लगे तो बेकार है, हार्म नहीं कर रही है देन वी कैन कॉल दिस सस्टेनेबल यूज, तब हम इसको सस्टेनेबल यूज बुला सकते। ठीक है, तो पहला क्या है, फर्स्ट वन कंजर्वेशन, लाइफ का कंजर्वेशन, और दूसरा है सस्टेनेबल यूज, रिसोर्सेज जब तक कि इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचे तब तक वो बेटर है। अगर हमारे रिसोर्सेज का यूज करने वाली एक्टिविटी इन्वायरमेंट को ही हार्म पहुंचाने लगे तो फिर ये सस्टेनेबल नहीं रहता। ठीक है, आगे लिखें। अब नोट करके लिखें आप, नोट। इंडिया CBD का मेंबर 1994 में बना। इंडिया बिकम अ पार्टी ऑफ CBD
इंडिया सीबीडी की पार्टी या मेंबर कब बना? 1994 में। सीबीडी साइन हो गया था तब, लेकिन इंडिया पार्टी कब बना? 1994 में। सीबीडी जब साइन हुआ था 92 में, तब इसमें 196 कंट्रीज थी। तो सेकंड पॉइंट, 196 कंट्री इनिशियली शामिल थी। इनिशियली मतलब शुरुआत में, जब ये साइन हुआ 1992 में 196 कंट्रीज शामिल थी, यानी कि इन 196 कंट्रीज ने रेटिफाई किया था सिग्नेचर करके कि हम इसमें शामिल हैं। इंडिया बिकम मेंबर लेटर आफ्टर 2 years 1994। अगला लिखें क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट वन आफ्टर सीबीडी, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल 11th of December 1997, 11th of December 1997, साइंड बाय, इनिशियली साइंड बाय 84 कंट्रीज। शुरुआत में 84 देशों के द्वारा साइन किया गया। इनिशियली साइंड बाय 84 कंट्रीज। इम्प्लीमेंटेशन इसका लेट हुआ, 16 Feb 2005, 16 फरवरी 2005 से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। केम इनटू फोर्स इन 2005, 2005 से लागू। उद्देश्य लिख लो, पर्पस, टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस की जो गैस है उनको, उसमें एक स्थिरता लाना। स्टेबलाइज, टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस की जो गैस है उनमें स्थिरता लाना। और बाकी क्लाइमेट चेंज को, ग्लोबल वार्मिंग को और ग्रीन हाउस गैसेस को एड्रेस करना। टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, कॉमा ग्लोबल वार्मिंग, कॉमा ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट, सॉरी। पहला तो हो गया ग्रीन हाउस गैसेस को स्टेबलाइज करना। सेकंड वन, टू एड्रेस द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज, कॉमा ग्लोबल वार्मिंग, कॉमा ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के इशू को एड्रेस करना, क्लाइमेट चेंज के इशू को एड्रेस करना और ग्लोबल वार्मिंग के इशू को एड्रेस करना। अगला लिखें पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस समझौता, पेरिस एग्रीमेंट 2015, 2015। इसी को COP21 कहते हैं, COP21। पेरिस एग्रीमेंट ऑल्सो नोन एज COP21। COP21, COP का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP21।
केम इनटू फोर्स इन 2016, 2016 से लागू हुआ। पेरिस एग्रीमेंट 2016 से लागू हुआ। लोकेशन इसकी जहां पर ये कॉन्फ्रेंस हुई, पेरिस फ्रांस। लोकेशन पेरिस फ्रांस। इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ऑन 2 अक्टूबर 2016। इंडिया कब मेंबर बना? 2016 में 2 अक्टूबर। तो इंडिया ने इस पे पेरिस एग्रीमेंट पे सिग्नेचर कब किया? 2 अक्टूबर 2016 को। इस प्रकार इंडिया 62 नंबर की कंट्री बन गया था पेरिस एग्रीमेंट को ज्वाइन करने वाला। 62nd कंट्री, 62nd नंबर की कंट्री बन गया था इंडिया 2016 में, जब इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया। काम क्या करना है? तो पहला लिखो टेम्परेचर लिमिट। काम क्या करना है, इससे क्या करना होगा कंट्रीज को जिन्होंने साइन किया है? तो पहला काम करना पड़ेगा, जो ये रैपिडली टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इस पे लिमिट लगाना। तो पहला लिखो टेम्परेचर लिमिट। तो ग्लोबली जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखना। ग्लोबल टेम्परेचर जो इंक्रीज होना है उसको मेंटेन करके रखना है कि वो इसी लेवल पे बढ़े, बस इतना, 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल। किसका? हमेशा इतना मेंटेन करना, इससे ज्यादा ना बढ़ पाए। अगर मान लो कोई कंट्री ज्यादा एमिशन कर रही है तो उसका क्या कहेंगे इसको, अगर किसी कंट्री ने ज्यादा कर दिया है तो कोशिश करें कि कुछ कंट्री कम करें। और वो क्या कहते हैं उसको, कार्बन क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट। कार्बन क्रेडिट बेच देते हैं लोग, खरीद लेते हैं, होता है ऐसा। अगर किसी कंट्री ने कार्बन एमिशन पे ज्यादा कंट्रोल कर दिया है और एक कंट्री है जो ज्यादा कार्बन एमिशन कर रही है, तो कार्बन, हाँ, तो ये मैनेज हो जाएगा। यानी कि ग्लोबली, मुचुअली, मुचुअली यानी कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो ग्लोबली हमें टेम्परेचर को राइज होने में कितना मेंटेन करना है? 1.5 डिग्री सेल्सियस में इस लिमिट को बरकरार करना है, इससे ज्यादा इंक्रीज ना हो। इससे, हाँ, तो है ही वो तो, अमेरिका का तो ज्यादा है ही, चाइना का है, बिल्कुल है। तो ये कुछ लूप होल्स हैं जिनपे काम तो करना पड़ेगा भाई, है ना। अब वो तो हर जगह मनमानी करता है, अमेरिका हर जगह मनमानी है उसकी, बहुत से रूल्स रेगुलेशन को मानता ही नहीं है। अब यूनाइटेड नेशंस हो, आपका आईएमएफ हो, अब जो क्या उसका मतलब झुकाव तो ट्रम्प की यूएसए की तरफ है इन ऑर्गेनाइजेशंस का। जो फाइनल डिसीजन ये लोग लेते हैं तो उसमें मैनिपुलेशन का काम करता है यूएसए, उस वो चाहता है वही डिसीजन आता है। हाँ, अभी बीच में 3 3 साल तक इंस्टॉलमेंट नहीं दी थी इनको, सबको इंस्टॉलमेंट देनी होती है उधर। वर्ल्ड बैंक आईएमएफ यहाँ पे देता है। हाँ, और बीच में नहीं दी थी और फायदा तो उठाता ही है फिर। तो ग्लोबल जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसको कितने की लिमिट से मेंटेन करना है? ठीक है, हाँ, अगला सेकंड लिखें, एमिशन, उत्सर्जन, जो कार्बन एमिशन होता है, एमिशन। तो
इंडिविजुअल कंट्री अपना अपना टारगेट सेट करें कि वो एमिशन को जो है कम करें, रिड्यूस करें। इन इंडिविजुअल कंट्रीज सेट देयर ओन टारगेट टू रिड्यूस एमिशन, अपने एमिशन को कम करने का इंडिविजुअल टारगेट सेट करें, एंड दिस टारगेट विल बी रिव्यूड ऑन एवरी 5 ईयर। हर 5 साल में इस टारगेट को रिव्यू भी किया जाएगा कि आपने 5 साल पहले जो टारगेट सेट किया था कि हम जो एमिशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन एमिशन हम कर रहे हैं, उसमें हम कटौती करेंगे, उसमें डिडक्शन करेंगे। तो जो टारगेट सेट किया था वो आफ्टर 5 ईयर उतना कुछ कर भी पाए हो या नहीं कर पाए हो, देन रिव्यू, आप 5 साल के बाद उसका रिव्यू। ठीक है, तो इंडिविजुअल कंट्री टारगेट सेट करेंगी अपना, और उस टारगेट का रिव्यू होगा हर 5 साल, ऑन एवरी 5 ईयर्स। तीसरा, क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस। इसमें कॉन्सेप्ट वही है कि देखो भाई, जिन कंट्रीज के पास बहुत ज्यादा पैसा है और जो डेवलप्ड हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज हेल्प करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज की, और थर्ड कैटेगरी अंडर डेवलप, समझ रहे हैं? तो जो वेल्दी नेशन जिनके पास पैसा ज्यादा है वो हेल्प करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज की, किसके लिए? कि वो अपने यहाँ शिफ्ट कर सकें नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस से रिन्यूएबल सोर्सेस की तरफ। अब उसमें लगेगा पैसा, तो पैसा ही तो देना है। तो वेल्दी नेशन किसको? डेवलपिंग कंट्रीज को फंड प्रोवाइड करेंगे, सो दैट डेवलपिंग कंट्रीज कैन शिफ्ट फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस टू रिन्यूएबल सोर्सेस। अब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस का यूज हम करेंगे तो उसमें तो हमेशा खर्चा भी ज्यादा आएगा और रिसोर्सेज भी कम होते जाएंगे। लेकिन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या है, ये रिसोर्सेज खत्म नहीं होते, बनते रहते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी खत्म होती है जब तक सूरज चांद नहीं, केवल सूरज रहेगा तो तब तक सोलर एनर्जी तो मिलेगी। तो वही वाला सिस्टम है। तो सिंपल याद रखो, क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब है वेल्दी नेशन सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग फंड, पैसा देकर मदद करेंगे, जिससे डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज अपने यहाँ रिसोर्सेज, जो डिपेंडेंसी ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, उसको शिफ्ट करके रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे ले। ठीक है, तो नवीनीकरण, गैर नवीनीकरण। लास्ट में एजुकेशन लिखो। अब एजुकेशन तो हम बहुत चीजों की फैलाते हैं लेकिन समझ ही नहीं आती यार। तो स्प्रेडिंग पब्लिक अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, लोगों में जागरूकता फैलानी है और उसको ट्रेनिंग दे दो भैया, कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है। ठीक है, अगला लिखें इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो मोदी जी को तो चाहिए ही कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर वो पूरे वर्ल्ड को लीड करें, ऐसा हार्दिक इच्छा है वो मोदी जी। यहाँ थोड़ा थोड़ा उन्होंने किया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया की सपोर्ट से बना है और इंडिया का इनिशिएटिव। इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इंटरनेशनल लेवल का है, बहुत सी कंट्रीज पार्टिसिपेंट कंट्रीज हैं इसमें, और हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम में है ISA का। और ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आती है तब इसकी शुरुआत होती है। और ये क्या कह रहा हूँ, हाँ, लीड किया है इंडिया ने। लिखिए इसको, 30 नवंबर 2015, 30 नवंबर 2015
हाँ, ये कब आए, मई में आए ना। मई में आए ना, तो मई के बाद जून जुलाई और अगस्त। अगस्त में पहला काम किया, प्लानिंग कमीशन खत्म। ठीक तीसरे महीने में अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर, नहीं अगली साल 14 में आया, 15 में ये बनाया था आईएस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। 30 नवंबर 2015 इस्टेब्लिश्ड बाय नरेंद्र मोदी। वाह वाह, तरस गए होंगे वो नाम देखने के। इस्टेब्लिश्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी है। आज बर्थडे भी है, 75 कंप्लीट कर लिए आज। 75 ईयर्स के हो गए नरेंद्र मोदी, बताओ। अभी भी फिर भी भाई और बहन, मतलब एक मीम्स बन रहा था कि नरेंद्र मोदी और अनाउंस कर रहे हैं कि बुजुर्गों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका ये बेटा, समझिए, हमारे वृद्धजनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका ये बेटा आपके लिए नई पेंशन स्कीम शुरू कर रहा है, जो आपको, आप सब में जो 60 साल से ऊपर होंगे सबको पेंशन मिलेगी, ये आपका बेटा बोल रहा है। हाँ, तो वही तो कहना चाह रहा हूँ। 60 साल से ऊपर के बैठे हैं ना, मान लो 62 ईयर का कोई बैठा है, तो उनसे कह रहा है आपका ये बेटा आपके लिए पेंशन लाया है, आपको परेशान नहीं होना। ये वही बेटा है जो आज 75 नंबर का बर्थडे मनाएगा, 75वां वर्षगांठ है उनकी आज। ठीक है, और दूसरे तो युवा नेता है ही हमारे पास। गोल क्या है आईएसए का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उद्देश्य क्या है? हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, हरियाणा। तो टू इंक्रीज द यूज ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी का यूज बढ़ाना है। लगभग 120 देशों के द्वारा आईएसए साइन किया गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस साइंड बाय 120 कंट्रीज। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है, सोलर एनर्जी वाला, 7, 7 को सपोर्ट करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG 7, ये आईएसए जो बना है, ये SDG 7 को सपोर्ट करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7। कौन सा? 9th में क्या है? हाँ सॉरी सॉरी, 9 लिख लो आप, गलत लिख दिया होगा। 9। तो जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं आईएसए की, उनकी जो नीड है एनर्जी की, वो आपको आईएसए से, मतलब वो सोलर एनर्जी से पूरी करें। जो भी एनर्जी की जरूरत है उनको, वो सोलर एनर्जी से अपनी नीड को पूरा करें, मेंबर कंट्रीज। ये आईएसए का गोल है। चेक कर लेना। हाँ? बहुत सी जगह ना ओवरलैप भी किया गया है, जो 17 है ना, उनमें बहुत सी जगह ओवरलैपिंग भी है। किसमें? ग्रीन, क्लीन एनर्जी 7। आईएसए में जो मेंबर कंट्रीज हैं,
वो कौन सी कंट्रीज हैं? तो ऐसी कंट्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के मिड में लाई करती है, वो मेंबर बनी। ठीक है, ऐसी कंट्रीज जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के मिड में लाई करती हैं, वो इसकी मेंबर कंट्रीज। आईएसए पढ़ रहे हैं हम, तो आईएसए में जो 120 मेंबर कंट्रीज है ना, वो मोस्टली कौन सी हैं? दोज कंट्रीज लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इस लाइन से इस लाइन के बीच में जो देश आते हैं वो हैं आईएसए के मेंबर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर। अब आप समझ जाओ, यहाँ पे सन की रेस डायरेक्ट आती है ना, तो यहाँ ज्यादा लाइट मिल रही है, तो सोलर एनर्जी भरपूर मिलेगी, सोलर एनर्जी भरपूर मिलेगी। इंडिया तो आधा ही आता है फिर। हाँ, इंडिया यहाँ है ना? तो हाँ, साउथ वाला इंडिया का जो पोर्शन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद बाद का है। और ऊपर फिर जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है वो अलग आर्कटिक वाले में आ जाएगा, इसलिए वो थोड़ा कलर का अंतर भी मिलता है साउथ में और नॉर्थ में, टेम्परेचर की वजह से। तो ये जो हिस्सा है साउथ वाला, और यूं गए श्रीलंका नीचे फिर, तो ये क्या है? ये ज़्यादा नज़दीक है इक्वेटर के, ये इक्वेटर वाली लाइन है। तो इक्वेटर के जो ज़्यादा नज़दीक होगा ना, वहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। फिर ये थोड़ा थोड़ा वेरी करता रहता है, लेकिन एक जो टेम्परेचर की एक स्टेबिलिटी जो हमें देखने को मिलती है, वो कैंसर से लेकर कैप्रिकॉर्न तक इतनी है। इतने इतने एरिया में जो टेम्परेचर है वो उसकी स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। लेकिन अब इतने में भी अगर पूछा जाए कि हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ है, तो हाईएस्ट टेम्परेचर इस लाइन पे, सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर इस लाइन पे होता है। जो भी कंट्री यहाँ लाई करती है, इंडिया यहाँ लाई नहीं करता है। इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को लगभग दो बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट बांट देती है। तो भारत का जो मैप है ना, उसके मिड से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इक्वेटर भारत से पास नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखो। क्लियर है? तो यहाँ हीट सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि सन की रेस पड़ेंगी, तो हीट ज्यादा है। तो हीट ज्यादा है तो फिर सोलर एनर्जी भी भरपूर मात्रा में बन सकेगी। इसलिए यहाँ की जो कंट्रीज हैं वो मेंबर कंट्रीज हैं आपके आईएसए, इंटरनेशनल सोलर। आया कुछ समझ में? आप, क्या नाम है आपका? आ गया? पढ़ के आना, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसके आगे।